हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे? आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है ना? आज हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसे हम, ठीक है ना, जिसको हम जानते हैं बच्चों। देखिएगा, ये हमारी कोई अभिक्रिया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मतलब ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, और ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा होगा वेग नियम। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, वेग नियम लगाया। वेग नियम होता है आर इज इक्वल टू के, ए की, ये जो ब्रैकेट होता है बड़े वाला, इसका मतलब होता है सांद्रता। तो ए की सांद्रता की घात एक्स, बी की सांद्रता की घात वाई। तो यहाँ से जो कोटि निकल के आती है बच्चों, वो कोटि होगी एक्स प्लस वाई। ये एक्स और वाई क्या है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घात। अभिकारक जो है उनकी सांद्रताओं की घात हमारी क्या होती है, एक्स और वाई होती है। तो यहाँ पर कोटि का मतलब क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, है ना, देखिएगा, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा अभिकारक है, इस अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं, उसकी घातों का योग जो होता है, वो अभिक्रिया की कोटि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ही पढ़ सकते हैं। ये तो एक वो डेफिनेशन हो गई जो हमारी बुक्स के अंदर इजीली मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसको कंसेप्चुअल समझें, अगर कंसेप्ट बेस पर समझेंगे हम इसको, तो इसका मतलब कुछ ऐसे होता है बच्चों। देखिएगा, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि किसी देर का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अर्थात एक कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जितने भी अणु हमारे भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो आपने लिखा कि यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, है ना, उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, या जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। देखिएगा बच्चों, हम इसे कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे। सपोज मान के चलिएगा, हम आपके अपने एक दैनिक जीवन से न कुछ बातें समझ के चलते हैं। यहाँ पर सपोज मान के चलिएगा, एक फैमिली है और इस फैमिली में 5 मेंबर हैं। ठीक है, उस फैमिली में 5 मेंबर है, और पाँचों के पाँचों हर वक्त शाम के टाइम, सुबह में, दोपहर में, वे लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है ना? जब वे शाम को भोजन करेंगे, तो भोजन खाने वाले कितने मेंबर हो गए, 5। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक मेंबर खाना नहीं खाएगा, खाना तो सारे मेंबर खाएंगे। ठीक है ना? तो अगर उसमें से हर कोई मेंबर खाना खाएगा, तो उसमें खाना खाने वाले हिस्से, मतलब खाना खाने वाले भाग जो ले रहे हैं, वो कितने ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। तो वो तो होगी उसकी आणविकता, अणुओं की संख्या हो गई। लेकिन वे जो खाना खाया जा रहा है, वो किसी एक के माध्यम से खाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो, हर किसी फैमिली में हो सकता है कि एक ही आदमी हो जो बाहर जाता है, कमाई के लिए जाता है ना, जिससे पूरा फैमिली डिपेंड करता है ना, इनकम सोर्स उसी के पास ही हो। या हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं और पाँचों के पाँचों ही बाहर काम के लिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि फैमिली पूरे 5 के 5 मेंबर पर डिपेंड कर रही है, और कहीं कहीं पूरी फैमिली एक ही मेंबर पर डिपेंड करती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी अणुओं की संख्या है ना, वे जो अणुओं की संख्या है जिसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अर्थात सांद्रता के बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक अभिक्रिया की कोटि है। सांद्रता के वेग कैसे बदलना पर, मतलब मान के चलिएगा, कोई अच्छा पैसा कमाता है तो उसे अच्छा खाने के लिए मिल जाता है। कोई इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाता है तो वो अपने बजट के हिसाब से खाना वगैरह खाते हैं। तो इसका यही मतलब है कि सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है। ये हमारी क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद में हम बात करते हैं कोटि के लक्षण। तो इसमें दे रखा कि यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। और अगर अभिक्रिया की कोटि 1 होती है तो वो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। वो हमारी क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर अभिक्रिया की कोटि दे रखा द्वितीय हो तो वो हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और अगर अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाती है तो 3 होने पर वो हमारी तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कोटि के लक्षण पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? दूसरा लक्षण यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिएगा, दूसरे लक्षण में कहा है कि कोटि एक प्रायोगिक मान है, अतः इसे अभिक्रिया की समीकरण को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो कोटि है, ये कैसा मान है, प्रायोगिक मान है। इसको फाइंड करने के लिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं देखेंगे, उसके समीकरण को नहीं देखेंगे। किसी भी अभिक्रिया की कोटि को निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लैब में जाएंगे। लैब में जाकर के उसकी सांद्रताओं को बढ़ा कर देखेंगे। अगर सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो रहा है,
तो समझ जाओ कि वो हमारी क्या है, कोटि है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो हमारा तीसरा जो इसका लक्षण आता है ये है कि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों कि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर इसका चौथे पॉइंट में दे रखा कि कोटि और आणविकता के मान देखकर बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोटि अलग हो और आणविकता अलग हो सकता है कि कोटि और आणविकता दोनों के मान आपस में इक्वल भी हो। इस बात को हम कैसे समझेंगे? अभी मैंने कहा ना आपको कि सपोज मान के चलेगा फैमिली में 5 मेंबर है और पाँचों के पाँचों ही कमाने वाले हैं, तो मतलब उसकी आणविकता भी 5 हो गई और उसकी कोटि भी 5 हो गई, क्योंकि पाँचों ही मेंबर कमाने वाले हैं। ठीक है ना। और अगर किसी भी परिवार में 5 सदस्य है और 5 सदस्य में से केवल एक ही सदस्य कमाने वाला है, तो जो वो एक सदस्य कमाने वाला है तो इसका मतलब वो क्या, कोटि है। और 5 मेंबर है तो वे क्या है, आणविकता है। मतलब कि 5 मेंबर का मतलब क्या है, जिस अभिक्रिया में 5 अणु हैं तो वे तो क्या होगी, इसकी आणविकता हो गई। लेकिन अभिक्रिया केवल एक ही अणु पर निर्भर करती है या जिस पर निर्भर करती है वो हमारी क्या होगी, कोटि हो जाएगी। अगर एक पे होगी तो एक उसकी कोटि हो जाएगी, अगर पाँचों पे निर्भर कर रही है तो 5 उसकी कोटि हो जाएगी। तो इसका मतलब यही हो ना बच्चों कि कोटि और आणविकता के मान बराबर भी हो सकते हैं। इसके आगे दे रखा कि जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। मतलब जो भी पद सबसे धीमा होगा, ठीक है ना, जो भी पद सबसे धीमा होगा उस पर ही हमारी अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है ना। फिर आगे क्या रखा है कि कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। देखिएगा अगला टॉपिक जो हमारा आता है, टॉपिक का नाम है सरल व जटिल अभिक्रिया। देखिएगा सरल अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जो केवल एक पद में पूर्ण हो जाती हो। आपने लिखा यहाँ पर जो अभिक्रिया है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती हो उसे सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम सरल अभिक्रिया या फिर प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे, जैसे सपोज मान के चलेगा आपके घर में, आपके रूम में एक आपका क्या जल रहा है, बल्ब जल रहा है। आपने उसको स्विच से ऑन किया, ऑफ किया। जैसे ही ऑन किया तो वो क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑफ किया तो वो ऑफ हो गया। मतलब वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया। मतलब कि वो एक कैसी अभिक्रिया होगी, सरल अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि स्विच लिया आपने, उसको दबाया, ऑन हो गया, उसे फिर से दबाया, ऑफ हो गया। तो वो एक हमारी होती है एक प्रकार की, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसे हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं, ये एक पद में पूर्ण नहीं होती है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे देखो, जैसे आपने पहले क्या देखी थी, आपने जो है ना पहले टाइम में क्या देखा, लैंप देखा होगा। ठीक है ना। तो अब तो जैसे भी स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, लैंप हुआ करते थे। लैंप को आपको लैंप को ऑन करना है तो वहाँ पे कोई स्विच वगैरह नहीं था, वहाँ माचिस थी। सबसे पहले आप माचिस को सबसे पहले माचिस लाएंगे, आप माचिस को आप जलाएंगे। उसके बाद में जो लैंप की चिमनी होगी, चिमनी को उतारोगे, फिर से उसमें लगाओगे। ठीक है ना। तो इसमें एक से अधिक स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। तो वो एक ऐसी अभिक्रिया होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही, देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहा गया है बच्चों कि जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे हम जटिल अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा एक नोट करके आपने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। देखो नोट में हमने लिखा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ दे रखा कि सरल अभिक्रिया की कोटि देखा सरलता से ज्ञात की जा सकती है। जो हमारी सरल अभिक्रिया की कोटि होती है उसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जटिल अभिक्रिया की कोटि होती है उसको बेटा ज्ञात करने के लिए उन पदों का प्रयोग किया जाता है जो पद या जिसका वेग सबसे धीमा होता है, सबसे कम होता है। अर्थात जो भी हमारी जटिल अभिक्रिया है, जो भी हमारी एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है, तो उन एक से अधिक पदों में से एक पद कोई ऐसा भी होगा जिसका वेग सबसे कम होगा। तो जिस अभिक्रिया का वेग सबसे कम होगा, हमारी उस अभिक्रिया की कोटि उसी पद पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो आपने इसी बात को लिखा यहाँ पर कि परंतु जटिल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए उन पदों का प्रयोग किया जाता है जिसका वेग सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। मतलब सबसे धीमे पद को ही हम क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद में कुछ मात्रक आते हैं हमारे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो के का मात्रक होता है, वो के का मात्रक क्या होता है बच्चों? देखो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा x + y = n, ये तो अभिक्रिया की कोटि के लिए फॉर्मूला हो जाता है। और n अभी आप बोल रहे हैं तो n हमारे क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो आपने के का मान पहले ही लिख रखा होगा कि = या के का मात्रक जो होता है वो मोल पर लीटर की पावर 1 - n × सेकंड इनवर्स होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये वेग स्थिरांक का मात्रक है। यहाँ पर के मतलब क्या है, वेग स्थिरांक। इसे क्या कहेंगे हम, वेग स्थिरांक कहेंगे। ठीक है ना। रेट कांस्टेंट।
ठीक है। तो यहाँ से के का मान क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू में सेकेंड इनवर्स। लेकिन एन एन क्या हमारा है, 0 है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। और आपको पता है 1 में से 0 जाएगा 1, और किसी की भी पावर 1 होती है वो सेम वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 इंटू में सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, इंटू में सेकंड इनवर्स। देखिएगा बच्चों, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। देखिएगा बच्चों, बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। अभी आपको पता है कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। एन हमारा क्या, प्रथम कोटि, तो एन इक्वल टू 1 हो गया। अभी आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि के का मान इक्वल टू, या के का मात्रक सॉरी, के का मात्रक इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। एन कितना हमारा यहाँ 1, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। एक में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी की भी पावर 0 होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो मोल पर लीटर की पावर 0 इंटू में सेकेंड इनवर्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब 1 की मल्टीप्लाई सेकेंड इनवर्स में करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक निकल के आ जाएगा, के का मात्रक निकल के आ जाएगा यहाँ से। इतनी बातें समझ में आई बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। एक बार टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि कुछ इसमें त्रुटियाँ आ रही हो, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो वे त्रुटि तभी जाके तो सफल हो पाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, है ना। जब तक के लिए बाय बाय।